हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में आज देखेंगे मॉक टेस्ट 8 देखेंगे, जिसमें कि हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने वाले हैं, जो टीएसटी एग्जाम के साथ साथ जो है अन्य एग्जाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो आइए जो है कल हमने कुछ 30 प्रश्न जो है देखे थे, अब उसके आगे का जो है 31वां प्रश्न देखेंगे। तो आज जो है हमने कुल 70 यानी कि कुछ 35 प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 31 प्रश्न पूछा है कि सर कटीलास जो है उपन्यास के लेखक का नाम पूछ रहा है। सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकीनाथ खत्री हैं, गोपाल राव गहमरी, लज्जाराम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर कटीलास उपन्यास के लेखक कौन है? यह हिंदी साहित्य के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो इसका जो सही ऑप्शन देखते हैं, तो सर कटीलास का जो उपन्यास के लेखक कौन है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही, यानी कि गोपाल राम गहमरी जी हैं। और जो गोपाल राम गहमरी जी हैं, ये अधिकांशतः जो है वो जासूसी उपन्यासों की रचना के लिए ही जाने जाते हैं। कौन? तो गोपाल राम गहमरी जी। इनकी जो है अन्य प्रमुख उपन्यास है जो जासूस से संबंधित है, जैसे जासूस की भूल, जासूस की अय्यारी और जासूस की जासूसी है, गुप्त भेद। तो इस तरह से इनकी कुछ जो है जासूसी उपन्यास है। तो इस तरह से इनको जासूसी जो उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है गोपाल राम गहमरी जी को। तो इस तरह से ऑप्शन बी वाला जो है 31 का जो है आंसर सही है। आगे देखते हैं। 32वां प्रश्न है 32 की नौकर की कमीज के लेखक का नाम पूछा, कौन है? तो सीधे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सही इसमें और उत्तर कौन सा होगा? तो जो नौकर की कमीज के लेखक हैं, ऑप्शन बी, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी है जो नौकर की कमीज के लेखक है। आगे प्रश्न देखते हैं। 33 है कि सरस्वती पत्रिका के पूछ रहे संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ये सबसे प्रमुख पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, और यहीं से जो है कि एक पत्रिका के रूप में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जाना जाता है। तो जो सरस्वती पत्रिका है, यह द्विवेदी युग को भी जो है प्रभावित करता है, यानी यहीं से जो है द्विवेदी युग की भी शुरुआत होती है। तो इसके जो संपादक मुख्य रूप से माने जाते हैं कौन? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और इसकी जो पत्रिका का संपादक कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? तो 1900 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादक मतलब शुरुआत हुई, और 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कार्यभार को संपादक के रूप में सरस्वती पत्रिका को संभाला। तो इस तरह से, और इसी से जो है सरस्वती पत्रिका से द्विवेदी युग की भी शुरुआत होती है। किसकी? तो द्विवेदी युग की भी शुरुआत होती है सरस्वती पत्रिका से। आगे देखते हैं 34 प्रश्न की ठंडा लोहा के पूछे कि रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार। तो 34 का जो सही ऑप्शन है वह बी वाला है, यानी कि ठंडा लोहा के जो रचनाकार है वो कौन है? तो धर्मवीर भारती जी। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं जैसे ठंडा लोहा तो है, इसके अलावा जो है कि इनकी मुख्य रचनाएं जैसे अंधा युग है, 7 गीत वर्ष है, और कनुप्रिया, और जो है गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, चांद के टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। इस तरह से ये प्रमुख जो है रचनाकार इनके धर्मवीर भारती के माने जाते हैं। आगे प्रश्न है समाधि लेख के पूछा है कि लेखक कौन है? किसके? तो समाधि लेख के जो है लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन पीछे हम लोग देखते हैं। तो 35 का जो है पूछा समाधि लेखक के जो है कौन है समाधि लेखक के? तो 35 का जो सही ऑप्शन है वो है श्रीकांत वर्मा। कौन है? श्रीकांत वर्मा जी हैं। थोड़ा छोटा करते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही, यानी कि श्रीकांत वर्मा जी हैं 35 के समाधि लेखक के जो है प्रमुख रचनाकार। आगे देखते हैं आत्मजयी के पूछ रहे हैं कि लेखक कौन है? किसके? तो आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर साय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आत्मजयी के जो लेखक हैं 36 का वो है कौन? तो कुंवर नारायण जी। कौन है? तो आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण जी। इनकी और भी कुछ रचनाएं जान लेते हैं, जैसे तीसरा सप्तक में भी जो है कुंवर नारायण जी का नाम आता है। तीसरा सप्तक यानी जिसके जो है प्रमुख रूप से जाने जाते कौन? तो अज्ञे जी हैं, यानी तार सप्तक को जो चलाने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले, इसका जो है प्रमुख रूप से प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी। तो इसमें जो कुंवर नारायण जी ये तीसरे सप्तक के लिए जाने जाते हैं। किस सप्तक के लिए? तो तीसरे सप्तक के लिए कुंवर नारायण जी जाने जाते हैं। और इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं जैसे चक्रव्यूह है, परिवेश है, हम तुम, आमने सामने, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कुंवर नारायण जी का। तो ये आत्मजयी भी उनमें से एक है। आगे देखते हैं। पूछ रहा है मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? मोचीराम पटकथा के लेखक, तो 37 का सही ऑप्शन है कौन है? तो धूमिल है। कौन है? तो धूमिल। और धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। संसद सड़क तक भी इनकी एक प्रमुख कविता है, ये भी इन्हीं का, धूमिल जी का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। आगे देखते हैं 38 पूछ रहा है किसान के रचनाकार के नाम बताइए कौन है? तो किसान के रचनाकार, तो इसका सही ऑप्शन कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है किसान के रचनाकार। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं जान लेते हैं, जैसे रंग में भंग, जयत्रथवध, भारत भारती जो है प्रमुख रचना है, जो कि आपके नेट जा रहे में ऐसे जो है इससे प्रश्न बनते रहते हैं। भारत भारती जो कि 1912 में लिखा गया, पंचवटी, झंकार, मंगलघट, नहुष, ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं।
है। आगे देखते हैं 39 है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक का नाम पूछ रहा है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है, तो 39 का सही उत्तर की ओर चलते हैं। तो बी वाला बिल्कुल सही है, यानी कि उदय शंकर भट्ट जी हैं, ना कि कोई लक्ष्मी नारायण मिश्र ना गोविंद वल्लभ पंत है। तो 39 का विश्वामित्र नाटक के लेखक है उदय शंकर भट्ट। ये जो है विश्वामित्र नाटक ये किस तरह के जो है नाटक है, किस तरह के जो किसके आधार पर लिखा गया, तो ये पौराणिक आधार पर लिखा गया। पूछा जा सकता है कि विश्वामित्र नाटक है वो किसके आधार पर आधारशिला है, तो ये पौराणिक जो है आधार पर यह विश्वामित्र नाटक लिखा गया है। इनकी जो है और भी कुछ पौराणिक आधार लेकर कुछ नाटक लिखे हैं, जैसे राधा और मत्स्यगंधा, इनकी कुछ प्रमुख नाटकें हैं उदय शंकर भट्ट जी की। आगे देखते हैं 40 प्रश्न है कि शिव साधना के नाटक पूछ रहे, शिव साधना जो नाटक है वह किसका है, प्रसाद जी का यानी जयशंकर प्रसाद हरिकृष्ण जी का, सेठ गोविंदास या फिर उदय शंकर भट्ट जी का। तो 40 का सही उत्तर क्या है, तो बी यानी हरिकृष्ण जी का यह शिव साधना नामक नाटक है। और जो हरिकृष्ण इनका पूरा नाम है, हरिकृष्ण का हरिकृष्ण प्रेमी इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने जो है शिव साधना इनकी एक प्रमुख जो है नाटक है, और ये किसके आधार पर लिखा गया है, किसको आधार मान के लिखा है, तो ये छत्रपति शिवाजी पर जो है जीवन पर आधारित लिखा है। किसके आधार पर, तो शिव साधना ये लिखे हैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जो है जीवन पर इन्होंने लिखा है, छत्रपति शिवाजी के आधार को मानकर इन्होंने जो है हरिकृष्ण प्रेमी जी ने यह नाटक लिखा है। तो 40 का सही उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसकी इनके एक प्रमुख और भी रचना है, जैसे रक्षाबंधन पूछा जाता है कि रक्षाबंधन जो है नाटक यह किसका है, रक्षाबंधन, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी जी का है। आगे देखते हैं कि शेखर जोशी जो है रचना हुआ, शेखर जोशी की इनमें से कौन सी रचना है, शेखर जोशी मकान है, कोसी घाट और हथियार, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो शेखर जोशी की कौन सी इसमें रचना है, तो 41 का सही ऑप्शन देखते हैं। तो कोसी का घटवार किसका है, तो शेखर जोशी जी की यह मुख्य रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है शेखर जोशी का कोसी का घटवार। इनकी और भी कुछ रचनाएं जैसे दाज्यू है, बदबू और हलवाहा, इनके कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम याद रखिएगा। कोसी का घटवार तो ये मुख्य रचना है, साथ साथ दाज्यू, बदबू और हलवाहा भी शेखर जोशी की प्रमुख रचनाओं में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं 42 का 42 का प्रयाग रामागमन के लेखक के नाम पूछा कौन है, तो 42 का सही उत्तर क्या है, तो सी वाला ही सही है, यानी प्रेम घन है। प्रयाग रामागमन के जो लेखक है प्रेम घन, इनका पूरा नाम क्या है प्रेम घन जी का, तो 42 का इनका जो पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम, प्रेमघन उपनाम इनको दिया गया, वैसे इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पूरा नाम क्या है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी इनका जो है पूरा नाम है। तो यह जो लेखक प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन जी, इनकी और कुछ रचनाएं याद कर लेते हैं, जैसे भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद इनकी मुख्य रचना है। एक आनंद कादम्बरी नाम की एक पत्रिका इन्होंने जो है प्रकाशित की है। तो प्रेमघन की कुछ 2 पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा कौन कौन सी है, देखिए आनंद कादम्बनी, क्या है, तो आनंद कादम्बिनी इनकी जो है प्रमुख पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी। और एक नाम आता है नागरी नीरद भी एक इनकी पत्रिका है, क्या है, तो नागरी नीरद भी एक इनकी प्रमुख पत्रिका है। तो इनकी 2 मुख्य पत्रिका आनंद कादम्बनी, नागरी नीरद प्रेमघन जी का है। और कुछ रचनाएं जैसे भी बताया भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद भी नाम याद रखिएगा। इस तरह से 42 का सही ऑप्शन सी वाला होगा। आगे प्रश्न देखते हैं कि मधुमालती के पूछे के रचनाकार कौन है, 43 की मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो 43 का सही ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो कौन है, तो ऑप्शन ए यानी कि मंझन है, म से मधुमालती और म से मंझन नाम याद रखिएगा। इस तरह से कुछ वर्णों को मिलाकर के ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो मंझन है। मधुमालती में जो मुख्य पात्र नाम याद रखिएगा मनोहर है, और जो है प्रेमा, इनमें कुछ जो है नायक नायिका के प्रमुख पात्र हैं मनोहर और प्रेमा नाम के जो है एक प्रेम कथा है, समानांतर प्रेम कथा है, तो जिस पर यह कथा चलती रहती है। और इस तरह से मधुमालती के रचनाकार कौन है, तो मंझन जी हैं, मंझन जी। कुछ याद कर लेते हैं, जैसे कुतुबन, ये जो कुतुबन है ये भी क्या है, तो एक सूफी संत के अंतर्गत आते हैं। कुतुबन कौन है, तो ये लोग सूफी संत के अंतर्गत आते हैं। जैसी भी एक सूफी संत के अंतर्गत है, और मुल्ला दाऊद भी सूफी संत, और मंझन भी, ये चारों जो कवि दिख रहे हैं ये कैसे हैं, तो सूफी संत के अंतर्गत आते हैं। तो जान लेते हैं जो कुतुबन है इन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो इन्होंने मृगावती लिखी, क्या लिखी है, तो इन्होंने मृगावती नाम की रचना लिखी है, मृगावती। और मृगावती किसका है, तो कुतुबन जी का है। जैसी ने क्या लिखा, तो इनकी भी याद रखिएगा, पद्मावत है, क्या है, तो पद्मावत है। तो जैसे जी ने में जो है मलिक मोहम्मद जैसे ने पद्मावत नाम की रचना की। मुल्ला दाऊद ने क्या लिखा है, तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंदायन, जिसमें चंदा और लोरी की प्रेम कथा है। चंदायन किसकी कथा है, इसमें कौन से पात्र है, तो मुल्ला दाऊद की जो है लोरी और चंदा की प्रेम कथा है। तो इस तरह से इन्होंने चंदायन नाम की जो है रचना की। आगे देखते हैं सहजयान के पूछा के प्रवर्तक कौन है, 44 सहजयान के प्रवर्तक का नाम क्या है, 44 का सही उत्तर क्या हुआ, तो सहजयान, स से सहस्त्र, स से सरहपा, कौन है इसके प्रवर्तक, यानी कवि कौन है, तो सरहपा है, जो हिंदी के पहले कवि के रूप में भी सर्वप्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, सरहपा जी।
आगे देखते हैं, गोदान का पूछा है कि गोदान जो उपन्यास है मतलब वो किस तरह का उपन्यास है। बस ये पूछा है कि गोदान जो उपन्यास वो किस तरह के उपन्यास पर आधारित है। तो 45 का सीधे पहले उत्तर देख लेते क्या है। तो ये यथार्थवादी है। गोदान उपन्यास कैसा है कि यथार्थवादी है। यथार्थवादी का मतलब है कि इसमें कोई भी आदर्श की स्थापना नहीं होती है। बाद में जो जिस तरह से मतलब कथाएँ चलती रहती, कहानियाँ चलती रहती, उसका अंत भी उसी तरह से यथार्थ रूप से होता है। इसमें कोई आदर्श अंतिम में कोई भी उसमें आदर्श का परिणाम नहीं दिखाया जाता है। तो इस तरह से जो है गोदान उपन्यास ये किस तरह का उपन्यास है, तो यथार्थवादी उपन्यास है। और ये उपन्यास किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ होता है, तो वाराणसी के लमही गांव में इनका जन्म होता है। और गोदान जो है इनकी एक प्रमुख उपन्यास के रूप में जाना जाता है। गोदान में जैसे जो होरी होती हैं, धनिया होते हैं, गोबर होते हैं, तो इनके बारे में जो है ग्रामीण जो है गांव के लोग रहते हैं, तो इसमें जो है गाय को दान करने के लिए जो है होरी और धनिया का जो है इसमें कथा मतलब कहानी चलता रहता है। इसमें केवल यथार्थवाद की स्थापना होती है, इसलिए इसे यथार्थवादी उपन्यास दिया गया गोदान उपन्यास को। आगे देखते हैं कि विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई। विप्रलंब मतलब होता है विप्रलंब श्रृंगार मतलब क्या होता है, तो होता है वियोग श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार मतलब क्या होता है, तो वियोग श्रृंगार। विप्रलंब का मतलब होता है वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मतलब क्या होता है, जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं तो उसे संयोग श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। विप्रलंब क्या होता है, जब नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो उसे जो है विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। तो पूछा है कि वियोग में कितनी दशाएं मानी गई है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो 10 दशाएं वियोग श्रृंगार के अंतर्गत मानी गई, यानी 10 तरह की जो है स्थितियां परिस्थितियां बताई गई। आगे देखते हैं 47 पूछा है कि कलाधर जो है उपनाम से कविता लिखने वाले कौन हैं, उनका नाम बताइए। जो कलाधर उपनाम किसको दिया गया, भक्ति चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर या माखनलाल चतुर्वेदी जी को। तो जो सही उत्तर क्या है इसका, तो 47 का जो सही उत्तर है वो है क्या है, तो 47 का बी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी। कलाधर उपनाम से लिखने वाले कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो है इनको उपनाम दिया गया है। आगे देखते हैं, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, तो किसने किया है, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सबसे पहले प्रयोग। इसके ऑप्शन हम इधर देखते हैं, तो इसका जो ऑप्शन है 48 का, तो भामह, दंडी, आनंदवर्धन या कुंतक। तो यहाँ यामा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, तो यहाँ भामा होगा। ये तो गलत लिखा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भामा होगा। एक सेकंड फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो भामा होगा। यहाँ पर 48 में जो ये यामा लिखा है ये क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भामा। आचार्य भामा जिनका समय माना जाता है 6वीं शताब्दी से। तो आचार्य भामा तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि ध्वनि जो है सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे 48 का सी है, यानी आनंदवर्धन जी जो है वो जो है ध्वनि संप्रदाय के जो है प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। तो 48 का सी यानी काव्य के प्रस्थापित काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में जो ध्वनि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करता है, तो आचार्य आनंदवर्धन जी जो है करते हैं। और इनका जो समय माना जाता है, जैसे आचार्य भामा का समय माना जाता है क्या है, तो 6वीं शताब्दी है, किंतु आनंदवर्धन का समय माना जाता है क्या, तो 9वीं शताब्दी जो है इनका समय माना जाता है। और आचार्य आनंदवर्धन ने जो है ध्वन्यालोक जो है एक तरह का जो है उन्होंने जो वैयाकरण लिखते हैं, ध्वन्यालोक का जो है संपादक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, अलंकार सिद्धांत के पूछा है प्रवर्तक कौन है, अभी बताया गया 48 में ही प्रश्न बता देगा। तो अलंकार जो सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो वो है कौन, तो आचार्य भामा जिनका समय क्या माना जाता है, तो 6वीं शताब्दी माना जाता है। आगे देखते हैं, जनमेजय का पूछा है कि नाग यज्ञ किसका है, 50 प्रश्न, जनमेजय का नाग यज्ञ कौन है, तो 50 का सही उत्तर क्या है, सीधे उत्तर चलते हैं, तो प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं जनमेजय के नाग यज्ञ लिखने वाले। जनमेजय का नाग यज्ञ कौन सी विधा है, तो यह है क्या, नाटक के रूप में जाना जाता है। जनमेजय का नाग यज्ञ कौन सी विधा है, तो ये जो है नाटक के रूप में जाना गया है। इनकी कुछ और रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी का, जैसे सज्जन है, कल्याणी है, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित है, राजश्री, विशाख और अजातशत्रु, कामना है, फिर स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी। इस तरह से आप जो है इस तरह से आप ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं कि जैसे बोल सकते हैं कि नाटक में सबसे पहले आते हैं सज्जन, यानी कोई एक सज्जन, सीधे साधे आदमी रहते हैं सज्जन आते हैं, जो कल्याणी कोई स्त्री रहती है, कल्याणी से उनका परिणय हो जाता है, परिणय मतलब विवाह हो जाता है। फिर जब विवाह होता है तो इंसान क्या करता है, करुणा में डूब जाता है, यानी रोने लगता है। फिर बाद में क्या करता है, प्रायश्चित करता है। प्रायश्चित करता है तो फिर जब प्रायश्चित कर लेता है, यानी उसको समझ में आ जाता है, तो फिर उसे क्या हो जाता है, जब इंसान प्रायश्चित करता है तो उसको समझ लेता है कि मुझे सब कुछ राज्य मिल जाता है, उसको राजश्री मिल जाता है। फिर उसकी जो शाख बढ़ जाती है, चारों तरफ उसकी शाख ही शाख बढ़ जाती है, तो विशाख नाम की एक रचना लिखते हैं। फिर जब शाख बढ़ती है तो सभी लोग क्या होते हैं, चारों तरफ
शत्रु जमा हो जाते हैं, तो अजात शत्रु लिखते हैं। फिर अजात शत्रु बाद उनकी जो कामनाएं होने लगती, इच्छाएं बढ़ जाती, तो उन्होंने जो कामना नाम की जो नाटक लिखा। फिर कामना जब लिखते हैं तो उसके बाद स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त आते हैं तो वो एक घूट पिला देते हैं, घूट पिलाए फिर चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी फिर दोनों लोग आते हैं। इस तरह से कुछ आप जो है ट्रिक से नाटकों के नाम ऐसे याद करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। तीसरे इनके कुछ प्रमुख जो है प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी जाने गए। तो पूछा था प्रश्न क्या है, तो जन्मेजय का नाग यह किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का, जो कलाधर के उपनाम से भी जाने गए। आगे देखते हैं, पूछ रहे हैं कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। 51 का सही उत्तर क्या होगा, 51 का सही उत्तर क्या है, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो बी है लल्लू लाल है। कौन है, तो 51 का जो सही उत्तर है, हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में जाने जाते कौन, तो लल्लू लाल जी हैं। 51 का भी। आगे देखते हैं, उदयभान चरित्र के पूछ रहे हैं लेखक कौन है। उदयभान चरित्र के लेखक कौन है, तो ये है ईशा अल्लाह खान जी। कौन है, तो 52 का जो सही उत्तर है ईशा अल्लाह खान, यानी बोल सकते हैं उदयभान चरित्र, या बोल सकते हैं इसी को हम रानी केतकी की कहानी के जो लेखक है कौन है, तो ईशा अल्लाह खान। यानी उदयभान चरित्र जो है उनको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि रानी केतकी की कहानी का जो है से श्रेणी से के लिए जाना जाता है। तो रानी केतकी कहानी लिखने वाले या उदयभान चरित्र करने वाले दोनों लेखक कौन है, तो ईशा अल्लाह खान जी है। जबकि लल्लू लाल का हम जानते हैं कि प्रेम सागर है। लल्लू लाल जी ने क्या लिखा है, तो प्रेम सागर नाम की एक रचना लिखी। क्या लिखा है, तो प्रेम सागर, और जो है प्रेम सागर लिखी। सदा सुखलाल जो कौन है, तो सदा सुखलाल लिखने वाले कौन है, तो सुख सागर, यानी सदा सुखलाल जो उन्होंने सुख सागर नाम की रचना की। सदल में नासिक केतु पाख्यान ये लिखे हैं। तो इस तरह से उदयभान चरित्र या रानी केत की कहानी दोनों लिखने वाले कौन है, तो ईशा अल्लाह खान, जो कि आदिकाल के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, 53 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है। तो हिंदी साहित्य का जो है इतिहास लिखने की जो परंपरा है उसका सबसे पहले सूत्रपात यानी किसने सबसे पहले प्रयास किया है, तो प्रयास के रूप में कौन जाना जाएगा, जार्जियसन, गासा तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो 53 का सही उत्तर क्या है, तो बी यानी गासा द तासी, यानी इस्तवा द लेतरुत एंदो हिंदुस्तानी, जो इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य में इतिहास लिखने सबसे पहले जो है इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया। और यह प्रयास किस भाषा में लिखा, तो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। किस भाषा में, तो फ्रेंच, और ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे, तो इसलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहले जो है प्रयास करते हैं। कौन, गासा द तासी। जॉर्ज गियर्सन जो है काल विभाजन का सर्वप्रथम यही लिखते हैं। इनका जो था पुस्तक का नाम मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और ये लिखते हैं कब है, 1888 में इनकी एक पुस्तक आती है, क्या, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर द हिंदुस्तान, जो है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत लिखते हैं। आगे देखते हैं 54 नीलोत्पल में समास। अब व्याकरण से भी कुछ प्रश्न है, पूछा है कि नीलोत्पलम में समास कौन सा है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो है कर्मधारय समान। उत्पल मतलब होता है, क्या होता है, उत्पल मतलब होता है कमल, उत्पल का मतलब होता है कमल, और नीलो मतलब होता है नीला, यानी नीला कमल। अब जिसमें विशेषण और विशेष दोनों का योग बन रहा है तो किसमें बनता है, तो कर्मधारय समास में, जहाँ पर विशेषण और विशेष दोनों का योग समान रूप से दिखाई दे तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो नीला कमल कैसा है, तो नीला है। तो इस तरह से यहाँ पर विशेषण, इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहाँ पर तीसरे पद की यानी तीसरे के बारे में प्रमुख रूप से वो प्रधान माना जाता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है, यानी अव्ययी जो अव्यय शब्द होता है वही क्या होता है, प्रधान होता है, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। तत्पुरुष क्या होता है कि जहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर कैसा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर होता है सेकंड पद यानी कि दूसरा पद, और यहाँ पर कैसा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर तीसरा पद, न पहला पद होता है न दूसरा पद होता है, वो कोई तीसरा पद जिसके बारे में बताया नहीं जाता है, अनभिज्ञ रहता है इंसान, तो तीसरा पद जो रहता है इसमें प्रधान माना जाता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है, जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है, विशेषण और विशेष के योग से जो बनता है उसे कर्मधारय। अव्ययी भाव समास में फर्स्ट पर्सन जो होता है यानी जो पहला पद रहता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो इस तरह से कौन पद प्रधान होता है, अगर समास में ये अंतर समझ जाएंगे तो जो है समास बिल्कुल आसानी से आपको जो जान पाएंगे। आगे देखते हैं 55 जो है प्रत्यक्ष में पूछा संधि बताइए। समास हो गया, प्रत्यक्ष में संधि, तो कौन सी संधि है, तो अभी समास के बारे में हम लोग जाने तो समास जो होता था 6 प्रकार के होता है। संधि कितने होते हैं, तो संधि होते हैं आपके कुल 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। तो प्रत्यक्ष में पूछा कौन सी संधि होती है, सीधे ऑप्शन चलते हैं तो ये यण संधि। अगर इसका विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा, प्रति जमा अक्ष, क्या निकलेगा, प्रति जमा अक्ष बराबर होता है प्रत्यक्ष। प्रति मतलब होता है दूसरे और अक्ष मतलब होता है देखना, तो अक्ष का मतलब हो देखना, तो प्रति जमा अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। और प्रति में क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, प्रति का त का ई निकल रहा है, और अ का जो है अ का ये अ निकल, तो ई का किस में परिवर्तन होता है, तो य में परिवर्तन होता है यण संधि में। और उ का किस में परिवर्तन होता है, तो उ का व में परिवर्तन है, और री का र में। तो यहाँ पर जो ई है का य में परिवर्तन हो गया, तो इस तरह से यहाँ पर जो है य के रूप में बदल गया, और जो वर्ण उसके पहले का रहता है य के पहले जो वर्ण है वो त क्या हो गया, आधा हो गया। तो जब वर्ण आधा दिखाई दे और जो है ई का य में परिवर्तन, उ का व में परिवर्तन हो जाए, इस तरह से यण संधि में ऐसे जो है पर सवर्ण दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर डी वाला बिल्कुल सही। आगे देखते हैं सागर
मुद्रा के पूछा लेखक का नाम बताइए कौन है। तो सागर मुद्रा के लेखक कौन है, तो 56 का सही उत्तर है बी, यानी कि अज्ञेय जी हैं। सागर मुद्रा के लेखक कौन है, तो अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी कुछ कृतियां याद कर लेते हैं, जैसे हरी घास पर छड़ भरे बावरा अहेरी, हिंद धनुष रौदे हुए, अरयुग करुणा प्रभाव है, आंगन के पार दार पर। इनको साहित्यिक जो है पुरस्कार मिला है। किस पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला अज्ञेय जी को, तो आंगन के पार द्वार पर जो है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंगन के पार द्वार पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अज्ञेय जी को मिला। किस पर मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कितनी नाव में कितनी बार, कुछ 1973 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से कुछ नाम याद रखिएगा कौन कौन सी इनकी रचनाएं। तो अभी सागर मुद्रा के बारे में पूछा तो किसका है, अज्ञेय जी का। आगे देखते हैं, रूपाव के पूछा संपादक कौन है। रूपाव एक पत्रिका है, इसके संपादक का नाम बताना कौन है, तो 57 का सही उत्तर कौन है, तो पंत जी हैं। पंत जी का पूरा नाम है सुमित्रानंद पंत जी, जो है कि रूपाव जो है पत्रिका का संपादन करते हैं। कब करते हैं, तो 1938 ईस्वी में जो है रूपाव पत्रिका का संपादक का कार्यभार संभालते हैं। तो रूपाव जो है पत्रिका का संपादक कार्यभार संभालते हैं। और साथ ही साथ ये जो है पंत जी, ये प्रगतिशील के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी प्रगतिशीलवादी हैं। किस तरह कवि हैं, तो प्रगतिशीलवादी के कवि के रूप में भी जो है सुमित्रानंद पंत जाने जाते हैं। यानी इनकी जो विचार थी वो प्रगतिशील वाली जो है विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने जो है ये प्रगतिशीलवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, 58 प्रश्न है कि अपराजिता के पूछा लेखक का नाम बताइए कौन है। तो 58 का जो सही उत्तर है वो अंचल जी। अंचल जी कौन है, तो इनका पूरा नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका पूरा नाम अंचल जी का क्या है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर आधा सा रहेगा, आधा शलजम वाला सा। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी जो है इनका पूरा नाम है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने जो है अपराजिता के अपराजिता के लेखक माने जाते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ और भी रचनाएं, जैसे प्रेम और रोमांस के भी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, 59 है कि उर्मिला जो है किस प्रकार का प्रबंध काव्य है। 59, तो उर्मिला जो है ये किस तरह का काव्य है, तो ये प्रबंध काव्य यानी महाकाव्य के अंतर्गत आएगा उर्मिला। और ये किसका है, तो 59 का सही उत्तर है। इसमें तो कोई उत्तर दिख नहीं रहा है। तो उर्मिला का जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन है। कौन है, तो 59 का जो सही उत्तर है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन है, डी वाला नहीं होगा। बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है उर्मिला प्रबंध के रचनाकार माने जाते हैं। इनकी कुछ और भी रचनाएं, जैसे नवीन जी का, नवीन का उपनाम है। इनकी कुछ और रचनाएं उर्मिला के अतिरिक्त, जैसे कुमकुम है, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, और जो है कि हम विस्पाई जन्म की। प्रमुख इनकी रचना है कि हम विस्पाई जन्म की। किसकी रचना है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। हम विस्पाई जन्म के, हम विस्पाई जन्म की इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, और उर्मिला भी इनका एक प्रबंध काव्य के रूप में जाना गया। आगे देखते हैं, 60 प्रश्न पूछा कि वैराग्य संदीपिनी के रचनाकार कौन है। तो कौन है, तो तुलसीदास जी, जो कि इन्होंने 12 प्रमाणिक इनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, 60 प्रश्न हो गया। 61 प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न है कि बूद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार पूछा कौन सा है। बूद अघात सह कैसे, सहे गिर कैसे, खल के वचन संत जैसे। उपमा है, उदाहरण है, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक अलंकार। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो बी, मतलब उदाहरण अलंकार, यानी उदाहरण दिया जा रहा है, उसका उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है कि बूद अघात सहे गिर कैसे, यानी जो बूद है वो आघात यानी चोट खाती है, वो किस तरह से गिर रही है, तो उसी के बारे में बता रहा है। तो इसका पूरी तरह से उल्लेख किया गया है कि वो किस तरह से गिरे। तो बोला कि खल के वचन के संत सह जैसे, यानी जो खल मतलब होता है जो दुष्ट लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, उनके वचन के और संत की तरह जो है वो जो है बूद जो होता है आघात मतलब चोट खाते हुए नीचे की ओर, पर्वत से नीचे की ओर गिरता है। इस तरह से वो एक जो है गिरी जो है पर्वत किस तरह से जो है चोट खाते हुए नीचे की ओर गिरता है, तो उसके बारे में बहुत जो है बढ़ा चढ़ा करके जो उसके उदाहरण के रूप में उल्लेख करते हुए चीज़ें बताया गया है। तो खल के समान जो है संत के समान इस तरह से जो उल्लेख किया गया, तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। आगे देखते हैं, 62 पूछा है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। बांगरू के बारे में पूछा है, तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो 62 का सही उत्तर है पश्चिमी हिंदी है। क्या है, तो 62 का जो सही उत्तर है वो पश्चिमी हिंदी, यानी कि बांगरू जो है वह जो है पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा के अंतर्गत आया गया। बांगरू जो को हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं हरियाणवी। बांगरू को हम क्या अन्य शब्द में बोल सकते हैं, तो इसको हरियाणवी शब्द कहा जाता है। क्या बोलते हैं, तो हरियाणवी। बांगरू को अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में हम हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो बांगरू हरियाणवी भी उसको कह सकते हैं, या पश्चिमी हिंदी की जो है उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी में कुछ अन्य बोलियां, जैसे खड़ी बोली को हम पौरवी भी कहते हैं, और इसके अलावा ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी में आपको बताया गया था ABC आता है। ABC मतलब अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। बिहार में क्या आता है, तो बिहार में मैथिली आता है, मैथिली और मगही और भोजपुरी, ये 3 बोलियाँ आती हैं। आगे देखते हैं, 63 है कि निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी कौन गलत है, इसमें गलत वर्तनी का जो कि चयन करना है। तो 63 का सही जो उत्तर इसमें क्या है, गलत वर्तनी क्या है, तो इसमें बी वाला ही गलत लग रहा है। 63 का जो है कि बी वाला इसमें गलत लग रहा है।
बी वाला तो सही है, कवित्री तो सही लिखते हैं। ये वाला सी वाला बिल्कुल गलत है। उज्ज्वल भी सही है, यानी उज्ज्वल भी गलत है। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखता रहता है, तो उ आधा ज फिर पूरा ज फिर वल होता है ना। उज्ज्वल में दोनों जो ज होते हैं वो आधा होते हैं। मोक्ष भी सही लिखा है, तो इसमें कवित्री भी सही लिखा है, यानी इत्री यहाँ पे छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, तो कवित्री भी सही है। ये सी वाला कवित्री जो है गड़बड़ लिखा है, और उज्ज्वल जो है आपका इस तरह से लिखा है। तो इसमें वसुध पूछा है, तो इसमें दोनों अशुद्ध है। उज्ज्वल भी जो है गलत लिखा है और इसमें कवित्री भी। तो इस तरह से आपको बता दें कि मतलब कौन सा इसमें शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। आगे देखते हैं। धनंजय में पूछा कौन सा समास है, धनंजय समास पूछा कौन सा समास है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो 64 का जो सही उत्तर है वो बहुब्रीहि समास है। धनंजय जो है एक बहुब्रीहि समास है। इनमें कोई अन्य पद यानी तीसरे पद की जो है तीसरे पद के बारे में बताया जाए, कोई तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो धनंजय यानी तीसरा पद इसमें कौन निकल के बाहर आ रहा है, तो धनंजय को हम बोलते हैं कौन है, तो युधिष्ठिर है। कौन है, तो युधिष्ठिर जो है वो धनंजय, इनको उपनाम दिया गया, यानी इनको कहा जाता है कि जो युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता है, घबराता नहीं है, उसको युधिष्ठिर कहते हैं, और इनको अन्य नाम धनंजय भी कहा जाता है। तो तीसरा पद बाहर निकल के आ रहा है, कोई तीसरे पद के बारे में बात कीजिए, अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। तो समास कुल होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। 65 पूछ रहा है, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है, तो 65 का सही उत्तर क्या है, सीधे उत्तर की ओर चलते हैं। तो 65 का जो सही उत्तर है वो सी है, यानी कि लाटा अनुप्रास, यानी वो अनुप्रास का ही प्रकार है। कौन सा प्रकार है, तो ये लाटा अनुप्रास है। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, तो यानी इस पंक्ति में जो है लाटा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। लाटा अनुप्रास बोलते हैं कि जहाँ शब्दों या फिर वाक्य, शब्द बोले या फिर वाक्य की जो आवृत्ति होती है, यानी एक से अधिक बार आता है तो उसको आवृत्ति कहते हैं। जब आवृत्ति होती है और जो उनका अर्थ मतलब एक सा ही लगता है, केवल अन्वय यानी मतलब जो शब्द है तो केवल शब्दों में केवल अर्थ बदल जाते हैं, उसी को हम लाटा अनुप्रास कहते हैं। ये अनुप्रास का ही जो है भेद यानी कि प्रकार है लाटा अनुप्रास। आगे देखते हैं। सुजान सागर के पूछा है लेखक का नाम बताइए कौन है, तो सुजान सागर के लेखक कौन है, तो सुजान सागर के लेखक है घनानंद जी। सुजान सागर के लेखक कौन है, तो घनानंद। इनकी और कुछ रचनाएं जैसे विरह लीला है, कोकसार है, रसिक वेली है, कृपा कांड, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। घनानंद जी जो है एक सुजान नाम की एक इनकी प्रेमिका होती थी, तो उन्हीं के ऊपर जो है अपनी प्रेमिका के ऊपर जो है इन्होंने मुख्य प्रमुख रचनाएं लिखते हैं। अपनी प्रेमिका से जो है उनसे संबंधित कुछ रचनाएं लिखी है, जैसे सुजान सागर हुआ और कोकसार, और कुछ ऐसे ही इनकी जो है अपने प्रेमिका से प्रेरित होकर के लिखते हैं। आगे देखते हैं। 67 विनय पत्रिका की पूछ रही भाषा कौन सी है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, अवधि है, ब्रज है या खड़ी है, फिर ब्रज में से अवधि। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। बी वाला मतलब कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है, तो ब्रज भाषा है। 67 का सही उत्तर क्या है, तो विनय पत्रिका एक ब्रज भाषा किसकी है, तो तुलसीदास जी की। किसकी है पत्रिका, तो तुलसीदास जी की यह पत्रिका होती है। आगे देखते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ पूछा है, एक दिया है जो लोकोक्ति है, पूछा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर देखते हैं। तो 68 का जो सही उत्तर है वो डी वाला सही है, यानी बोलते हैं कि जरा सी बात पे खुश होता है, जरा सी बात पे जो नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ निकल रहा है। आगे देखते हैं कि कौन सा वर्तनी ठीक है, वर्तनी इसमें पहचाना, तो इसमें वर्तनी आपको बताना है कि रचयिता किस तरह से सही लिखा जाना चाहिए। तो 69 का जो सही है वो सी वाला बिल्कुल सही, यानी रचयिता जो है आपको इसी तरह से लिखना चाहिए कि र च ई पर या पर जो है छोटी की मात्रा, त पर आ की मात्रा। तो ये रचयिता बिल्कुल सही है। ए वाला भी बिल्कुल गलत है, रचयिता लिखा है। ये बी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। तो सी वाला जो है रचयिता बिल्कुल सही लिखा है। आगे देखते हैं। 70 प्रश्न है, अभी अंतिम प्रश्न होगा। भ्रमर गीत की परंपरा में जो भंवर गीत की रचना है वो किसने की है, तो किसने की है भ्रमर गीत परंपरा की भंवर गीत की रचना। तो 70 का जो सही उत्तर है वो क्या है, तो ए वाला बिल्कुल सही, यानी भंवर गीत की रचना करने वाले कौन है, तो नंददास जी। एक भ्रमर गीत किसने लिखा है, तो सूरदास जी ने लिखा है, सूरसागर ग्रंथ में लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है, भ्रमर गीत, जो कि सूरसागर जो है ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, सूरसागर संग्रह बोल सकते हैं में लिखा है। किंतु यहाँ पूछा कि भंवर गीत लिखने वाले कौन है, तो नंददास जी, न कि सूरदास। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। तो भंवर गीत को लिखने वाले नंददास जी हैं, जो कि भ्रमर गीत परंपरा से ही प्रेरित होकर के भंवर गीत नाम की रचना लिखती है, और जो है सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम का जो है रचना किया है। तो इस तरह से रत्नाकर जी ने इन्होंने कुछ लिखा है, इन्होंने भी जो है ऊधो के बारे में, भंवर मतलब होता है ऊधो, और रत्नाकर जी ने ऊधो शतक लिखा है, ये भी याद रखिएगा, मिलता जुलता है सब कुछ। तो ऊधो शतक लिखने वाले कौन है, तो रत्नाकर जी हैं, जिन्होंने ऊधो शतक नाम की रचना लिखी है। तो इस तरह से जो है आपको सभी प्रश्नों के यानी तीनों के ऑप्शन के आपको उत्तर मिल गए। तो चलिए आज हमने कुछ 70 प्रश्न किए पूरे। कल हमने जो है 30 प्रश्न, आज भी कुछ उससे संबंधित प्रश्न किए। तो आगे का जो मॉक टेस्ट होगा इसी के आगे की मतलब से संख्या से होगा, तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।